बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में बंद होंगे कम बच्चे वाले आंगनबाड़ी केंद्र, विभागीय समीक्षा के बाद लिए गए यह निर्णय। बिहार की इन 10 सीटों पर आरजेडी जेडीयू के बीच क्यों है तनातनी, कहां किसका दावा मजबूत, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। सीट बंटवारे पर नीतीश से मिले कांग्रेस नेता, जेडीयू ने कहा था पहले आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट आपस में बात कर ले। बीजेपी ने नीतीश सरकार से पूछा सवाल, लघु उद्यमी योजना में जातीय सर्वे के आंकड़े की अनदेखी क्यों। लालू प्रसाद यादव का मूड ऑफ, नीतीश कुमार की नाराजगी से जुड़े सवाल पर दिया ऐसा रिएक्शन। सीट बंटवारे को लेकर के इंडिया गठबंधन में ठनी, लालू नीतीश के बीच दिखने लगी दूरी, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा। राम दरबार में नहीं जेल में है लालू प्रसाद यादव की जगह, बीजेपी के सम्राट का आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा बयान, कहा बुला कौन रहा है इन्हें। बिहार में ठंड की विदाई की आई तारीख, बारिश और शीतलहर को लेकर के भी मौसम विभाग ने दी जानकारी। स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर ऐसे हो रही पैसों की उगाही, बिजली अधिकारियों का यह है रवैया। 4 बीमारू राज्य आगे निकल गए, लीडरशिप की कमी से पिछड़ा रह गया बिहार, तो बोले सीएम मोहन यादव। बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने नीतीश कुमार के दरवाजे खोले, अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान, क्या फिर से शुरू होगा खेला। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं, पीएम मोदी और बीजेपी पर फिर बरसे नीतीश के साथ ही ललन सिंह। खुशखबरी, कोसी रीजन में शुरू होगी चाय की खेती, बढ़ावा देने के लिए किसानों का अनुदान उपलब्ध कराएगी सरकार। बिहार में खुफिया विभाग का अलर्ट जारी, भारत नेपाल सीमा पर भी बढ़ाई गई चौकसी, जाने क्या है वजह। केंद्र से उम्मीद नहीं, खुद के दम पर विकास करेगा बिहार, तेजस्वी ने की होटल और पर्यटन में निवेश की अपील। नीतीश कुमार में मानवता का कोई भी अंश नहीं बचा, ये उनका अंतिम दौर, प्रशांत किशोर और क्या क्या बात कह गए, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। उम्र के साथ ही पुरुषों में बढ़ने लगता है हार्ट अटैक के केस और स्ट्रोक का जोखिम, जाने 5 बड़े कारण, आपको अब आगे बताएंगे इस बारे में विस्तार से। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, जल्द होगी 15 दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग, बीपीएससी ने बनाई योजना। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार की उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को तरक्की के रास्ते पर हम ले जाएंगे, इसके लिए हम अपने स्तर से काम भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार राज्य के लिए भेदभाव करती है, मोदी सरकार हम पर ध्यान नहीं देती है। जब राज्य में गैर बीजेपी सरकार होने के कारण विकास के कार्यों में बिहार को केंद्र से मदद नहीं मिलती है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया है कि बिहार सरकार केंद्र से कोई उम्मीद भी नहीं रखती है, जो अपना राज्य बिहार अपने दम पर विकास की इबारत लिखेगा। साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हमारा राज्य बिहार ज्ञान और मौज की धरती है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप यहां निवेश नहीं करें। बिहार आने वाले पर्यटकों को यहां ज्यादा दिनों तक ठहराने के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही है, सरकार इसके लिए अपने स्तर पर काम कर रही है। केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि हम सहयोग की उम्मीद नहीं करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर हम अपने प्रदेश को खुद के दम पर विकसित बनाएंगे। दोस्तों किसानों पर नीतीश सरकार ने बड़ा मेहरबान कर दिया है। जी हां, आपको बता दूं कि नीतीश सरकार ने एक फसल के लिए 75% तक अनुदान देगी।
इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि आम, लीची और अमरूद जैसे फलदार पौधे पर छिड़काव के लिए कृषि विभाग अनुदान देगा, जो कि बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये पौधा संरक्षण विभाग द्वारा सरजमीन सेवा के तहत फलदार वृक्षों पर कीटनाशक समेत अन्य छिड़काव को लेकर के पहली बार अनुदान देने की घोषणा की गई है। सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण सीमा कुमारी ने बताया है कि इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये सेवा आम, अमरूद और लीची पर लागू होगा। इसके लिए पौधा संरक्षण विभाग द्वारा किसानों के बीच प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जब विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आम, लीची और फिर अमरूद के छिड़काव के लिए 75% का अनुदान दिए जाने की योजना है। जब किसानों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पंजीयन संख्या होना जरूरी है। अनुदान के लिए विभाग द्वारा पहले ऑनलाइन आवेदन करने वालों को लाभ मिलेगा। जैसे सहायक निर्देशक पौधा संरक्षण ने बताया है कि आवेदन करने के बाद जिला स्तर पर जांच किया जाएगा। एक किसान को कम से कम 25 आम, लीची और अमरूद के लिए करवाना होगा। दोस्तों, बिहार की हाजीपुर सीट का पेंच लोकसभा चुनाव से पहले उलझता दिख रहा है। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान अपने पिता की परंपरागत सीट रही हाजीपुर से अपनी मां रीना पासवान को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं उनके चाचा भी इस सीट से अपनी दावेदारी जता चुके हैं। इस बीच चिराग पासवान ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने राम मंदिर, लोकसभा चुनाव, विपक्षी दलों और फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर खुलकर की बात की। उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर के दर्शन को अपना सौभाग्य बताया, तो फिर वहीं पर विपक्ष को 10 साल तक चुनाव की तैयारी में जुटने की सलाह दे दी। चिराग पासवान ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या जा रहा हूं, जहां पर भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य होगा। विपक्ष भगवान राम के निमंत्रण को सौभाग्य नहीं मानता है। जब राम मंदिर को विपक्ष ने वर्षों तक तुष्टिकरण का मुद्दा बना करके रखा है। विपक्ष को अयोध्या से इसलिए परहेज है क्योंकि उनके हाथ से एक बड़ी चुनावी मुद्दा निकल गया है। उन्होंने कहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी और एनडीए के लिए डन डील है। जब विपक्ष ने भी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सरेंडर कर दिया है, विपक्ष को अब 2034 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए। अगले 10 साल तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार में कोई मानवता नहीं बची है? ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है प्रशांत किशोर का, जो जनसुराज के संस्थापक है। आपको बता दूं कि जनसुराज यात्रा के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने जातिगत जनगणना को लेकर के जनसुराज के मॉडल पर बात की है। उन्होंने शराबबंदी के साथ साथ यात्रा की फंडिंग पर भी अपनी बात रखी है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के करियर पर भी सवाल किया है। प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया है कि जेडीयू आज के फॉर्म में जिस तरीके का दल है, ये दल आगे बचने वाले नहीं है। जहां उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता इतनी घटा दी है कि अब उनका और फिर उनके दल का बचे रहना करीब करीब नामुमकिन है। बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार की भूमिका पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है, उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए, नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री है, तो फिर अगर मैं बिहार में कोई भी प्रयास करूंगा सामाजिक या फिर राजनीतिक, तो फिर उसमें मैं बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका जिक्र होना ही है। लेकिन मैं ये बात कैमरे पर भी कह रहा हूं कि यहाँ आपके सामने भी कह देता हूं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। जहाँ कितने दिन चलेगा, कितने महीने चलेगा, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव तक शायद उनकी रेलेवेंस थोड़ी बहुत बची रहेगी। जब लोकसभा चुनाव के बाद उनके दल के विघटन की एक और औपचारिक शुरुआत हो जाएगी और फिर जेडीयू आज के फॉर्म में जिस तरीके का दल है, ये दल आगे बचने वाले नहीं। प्रशांत किशोर ने आगे बताया है कि नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता इतनी घटा दी है कि अब उनका और फिर उनके दल का बचे रहना करीब करीब नामुमकिन है। ये बात वो अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। मैंने नीतीश कुमार जी के साथ काम किया है। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि आपने ही 2014-15 में उनकी मदद की थी। मैं उनको ये बता दूं कि 2014-15 में नीतीश कुमार में और फिर 2023-24 के 22-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों में हार्ट अटैक का केस भी बढ़ने लगा है। आपको बता दूं कि पुरुषों में हार्ट अटैक आने की औसत आयु 65 साल मानी जाती है, वहीं महिलाओं में ये औसत उम्र 72 वर्ष मानी जाती है। जब बढ़ती उम्र के साथ ही हार्ट अटैक की आशंकाएं भी बढ़ने लगती है। मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्त 50 की उम्र के करीब होती है, उनमें भी हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। दरअसल मेनोपॉज इस उम्र में आने से शरीर में एस्ट्रोनोज हार्मोन कम होने लगता है। जो एस्ट्रोनोज धमनियों को लचीला बनाए रखने में मदद करता है, इसलिए इसके कम होने पर दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही ऐसे कई संकेत हैं जो उम्र के साथ आपको नजर आते हैं। जब 50 साल की आयु तक आपका मोटाबॉलिज्म काफ़ी कम हो जाता है। जब मोटाबॉलिज्म भोजन के पोषक तत्वों को तोड़ करके शरीर को ऊर्जा देता है, लेकिन उम्र बढ़ने से आपका मोटाबॉलिज्म 30% तक धीमी हो जाता है। ऐसे में आपका वजन बढ़ने लगता है। इसी के साथ ब्लड शुगर और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की आशंका भी बढ़ जाती है। ये सभी सीधे तौर पर आपके हृदय को
प्रभावित करते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं आपके दिल को। यह हार्ट अटैक के प्रमुख कारणों में से एक है हाई ब्लड प्रेशर। विशेषज्ञों के अनुसार भले ही आपने 50 की उम्र के मध्य से अंत तक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का सामना नहीं किया हो, जब फिर भी एक उम्र के बाद इसके होने का खतरा 90% तक बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के लिए एक घातक स्थिति है। इसके कारण धमनियों की दीवारों की चिकनी आंतरिक परत कठोर और फिर क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके कारण रक्त वाहिकाएं भी सख्त होने लगती है। ये सभी रक्त प्रवाह में रुकावट का कारण बन जाते हैं और फिर हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। वहीं पर आपकी धड़कनें आपके दिल का हाल बताती है। अगर ये अनियमित हैं तो फिर ये निश्चित है कि आपका दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है। दिल की अनियमितता की स्थिति को एट्रियल फिब्रेशन भी कहा जाता है। जब बढ़ती उम्र में ये स्ट्रोक आने का प्रमुख कारण है। इससे हृदय में यानी कि दिल में रक्त का थक्का जमने की आशंका बढ़ जाती है। यह थक्का रक्त प्रवाह के साथ मस्तिष्क में भी चला जाए तो फिर स्ट्रोक आ सकता है। वहीं पर अगर आपको डायबिटीज है तो आपको इससे डरने की जरूरत है। जी हाँ, आपको बता दूं कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं में डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। इसी के साथ हृदय से संबंधित यानी कि दिल से संबंधित बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। दरअसल मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोनोज हार्मोन कम हो जाता है, जिसके कारण शरीर इंसुलिन का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता है। यही कारण है कि डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। समय के साथ हाई ब्लड शुगर हृदय की रक्त वाहिकाओं और फिर तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे हृदय रोगों का जोखिम बढ़ जाता है और इससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एक बड़ा कारनामा सामने आया है। बताया जाता है कि नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत MBBS चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश कुमार के बदले आयुष चिकित्सक डॉक्टर देवव्रत कुमार लगभग 1.5 महीने से उनकी जगह ड्यूटी कर रहे थे और रजिस्टर पर उनकी हाजिरी भी बना रहे थे तथा व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके बायोमेट्रिक तरीके से भी फर्जी हाजिरी डॉक्टर ब्रजेश कुमार के बदले डॉक्टर देवव्रत कुमार ही बना रहे थे। इनकी भनक जब स्थानीय मीडिया कर्मियों को लगी तो फिर सारा माजरा सामने आ गया और फिर परत दर परत पोल खुलने लगी। जांच पड़ताल में ये बात भी सामने आई गई है कि डॉक्टर ब्रजेश कुमार और फिर डॉक्टर देवव्रत कुमार में एक डील भी हुई थी, जिसमें दोनों के बीच ड्यूटी करने को लेकर के आपसी तालमेल बनी है। जबकि आयुष चिकित्सक डॉक्टर देवव्रत कुमार MBBS चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश कुमार के बदले ड्यूटी ही नहीं करता था, बल्कि मरीजों को एलोपैथिक तरीके से दवाइयां भी लिखता था, जो कहीं ना कहीं मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा था। जांच में एक बात और सामने आई है कि अस्पताल के उपाधीक्षक भले ही बदल गए हों, लेकिन किसी ने ये रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि यहाँ बड़े लेवल पर सेटिंग गेटिंग का खेल खेला गया था। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर बी दास से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने डॉक्टर ब्रजेश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही डॉक्टर ब्रजेश कुमार के अस्पताल आने की बात कही और फिर कहा कि इसमें फर्जी तरीके से हाजिर बनाने की जानकारी मिली है। जहाँ इसकी जांच की जाएगी और फिर डॉक्टर ब्रजेश कुमार के खिलाफ शोकॉज भी जारी किया जाएगा। दोस्तों, देश के 5 सबसे ज्यादा बीमारू राज्यों में 4 आगे निकल गए हैं, लेकिन बिहार अभी भी पीछे है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण समाज नहीं बल्कि लीडरशिप की कमी है, नेतृत्व क्षमता की कमी है। अवसरवाद के कारण भी बिहार पिछड़ा है। जब बिहार को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश पूरी मदद करेगा। आने वाले समय में बिहार पूरे देश में नंबर 1 बनेगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नेता और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बातें कही है। आपको बता दें कि मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को पटना आए हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि बिहार में किस बात की कमी है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बिहार के IPS और फिर IAS नहीं है। जब बिहार एक ऐसा मात्र राज्य है जिसे वे ये सौभाग्य प्राप्त है। उद्योग में गुजरात भले ही आगे है, लेकिन पसीने के रूप में जो बूंदे गिरती है वो बिहार का ही है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र के अंदर बिहार ने अपनी पहचान बनाई हुई है। सभी क्षेत्रों में बिहार के लोगों की अपनी पहचान है। आपातकाल के समय बिहार ही आगे आया और फिर लोकतंत्र को बचाने का काम किया। जब मोहन यादव ने कहा कि नेतृत्व क्षमता की कमी से बिहार पिछड़ा हुआ है। आने वाले समय में बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश भी मदद करेगा। मोहन यादव ने कहा है कि बिहार पूरे देश में नंबर 1 हो, ये मेरी शुभकामनाएं हो। दोस्तों, बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी ने नीतीश के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जहां अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब इससे लगता है कि खेला फिर से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में बड़े खेला होने के आसार दिखने लगे हैं। जब लोगों के बीच लगातार ये चर्चा हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, आज बीजेपी ने इसका संकेत दे दिया है।
जब बिहार में बीजेपी की रणनीति का जिम्मा खुद संभाल रहे गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बात कह दी है। जब कुछ दिनों पहले तक अमित शाह कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, लेकिन अमित शाह ने अपने तेवर बदल दिए हैं, जो नरम कर दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमित शाह ने क्या कहा। आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक हिंदी अखबार को इंटरव्यू दिया। उसमें सवाल पूछा गया है कि बीजेपी के पुराने साथी को जो छोड़ करके चले गए थे, जैसे कि नीतीश कुमार, क्या वे आना चाहेंगे तो फिर रास्ता खुले हैं। अमित शाह का जवाब था, जो और तो और राजनीति में बात नहीं होती है। अमित शाह ने कहा है कि राजनीति में बात टिकती नहीं है, जब किसी का प्रस्ताव होगा तो फिर विचार किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये वही अमित शाह है जो 1-2 महीने पहले तक बिहार की जनसभाओं में खुले मंच से कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है। जहाँ अगर वो वापस आना चाहेंगे तो फिर वो बीजेपी तैयार नहीं होगी। लेकिन अब अमित शाह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो फिर विचार किया जाएगा। जाहिर सी बात है, अमित शाह ने संकेत दे दिया है कि अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक तरफ जहां पर लोगों में खुशी की माहौल है, वहीं पर सियासत भी चरम पर है। जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मंदिर निर्माण को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का काम मंदिर बनवाना नहीं है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे समस्या हैं जिनका निदान करना बहुत ही जरूरी है। पर नरेंद्र मोदी की सरकार मंदिर बनवाने में लगी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर बनकर के तैयार है और फिर 22 जनवरी को राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसमें अब कोई भी संदेह नहीं रहा। इस बीच जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अपने क्षेत्र लखीसराय के दौरे पर पहुंचे ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर देश के जरूरी मुद्दों को छोड़ करके भगवान राम के सहारे राजनीति करने का आरोप लगाया है। ललन सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए बनती है, ना कि मंदिर बनवाने के लिए। आज जनता की सबसे बड़ी समस्या महंगाई, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आज देश के सामने बड़ी चुनौती है। ये केंद्र सरकार को इन मुद्दों पर जानकारी देना चाहिए कि रोजगार के लिए जो वादा किया था वह कितना पूरा हुआ है, महंगाई को नियंत्रण करने की दिशा में क्या काम हो रहा है। अब जबकि भाजपा अगले 5 साल की सरकार बनाने के लिए जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं, तो फिर नेताओं को मंदिर मस्जिद का मुद्दा छोड़ करके जनता के मुद्दों की बात करनी चाहिए। ललन सिंह ने कहा है कि जो लोग काम नहीं करते हैं वे जरूरी मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए गैर जरूरी मामले उठाते रहते हैं। आखिर मंदिर से वोट का क्या लेना देना है। जब चुनाव सामने है तो फिर मंदिर की बात शुरू हो गई है। जब सरकार का काम देश की जनता का विकास करना है, ना कि मंदिर बनाना है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन और देश में इंडिया गठबंधन एकजुट है। हम सभी दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी साथ मिलकर के कर रहे हैं। जब पिछले 10 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा नहीं कर रहे हैं, उसे जनता देख रही है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने ये बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से देश में उल्लास है। भगवान राम अयोध्या में स्थापित हो, इसकी बहुत दिनों से बहुत लोगों की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। लंबे समय से बहुत लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। आज ये सफल हो रहा है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। बेरोजगारी और फिर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, ये कहना है अशोक चौधरी का, जो कि जेडीयू कोटे से बिहार में मंत्री है। जी हाँ, अशोक चौधरी ने यह भी सवाल उछाला है कि बेरोजगारी और फिर महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, क्या देश से ये खत्म हो गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो फिर अरहर की दाल 65 रुपये थी, आज ये 185 रुपये किलो हो गई है। इस पर भी विचार होनी चाहिए। मंत्री ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन महंगाई और बेरोजगारी पर भी कुछ घोषणा हो तो फिर माहौल कुछ अलग हो जाएगा। उन्होंने INDI में सीट शेयरिंग के सवाल पर कहा है कि ये हो जाएगा, जहाँ इसके लिए चिंता नहीं करिए, जहाँ हम लोग बैठ कर के मुद्दों को सुलझा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक बार फिर से छुट्टी बना ली गई है। जी हां, IAS के पाठक ने 31 जनवरी तक छुट्टी पर रहने का फैसला किया। इस बात की पुष्टि बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने की है। अधिसूचना जारी किया जाएगा। दरअसल के पाठक की छुट्टी 16 जनवरी मंगलवार को खत्म हो गई थी। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही थी कि के पाठक काम पर लौटेंगे या नहीं। अब यह तय हो गया है कि उन्होंने एक बार फिर से अपनी छुट्टी को आगे बढ़ा ली है। जी हाँ, इसका मतलब वो काम पर नहीं लौटेंगे अभी फिलहाल। अब के पाठक अगले महीने यानी कि फरवरी में वापस से अपना पद संभाल सकते हैं। हालांकि इसकी गैर मौजूदगी में विभाग का काम पहले की तरह ही चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद
पहली बार उन्होंने जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और फिर जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। जहां उसके साथ कार्यालय में गए मुख्यमंत्री करीब 1 घंटा तक पार्टी कार्यालय में रहे और फिर नेताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से भी मिले और फिर मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकल गए। लेकिन इस दौरान मीडिया से पूरी तरीके से वे दूरी बना करके रखे। जब मुख्यमंत्री पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से मीडिया से दूरी बना करके रखे हुए हैं। राबड़ी आवास पर आयोजित चूरा दही भोज में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए थे, लेकिन वहां भी मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की। बुधवार को पटना साहिब गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व पर शामिल हुए थे, लेकिन वहां भी मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की। जेडीयू कार्यालय में भी मीडिया से दूरी बना ली है। दिसंबर में दिल्ली में हुए जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। जब पार्टी नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वीकार किया है। बिहार में वैसे आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला किया गया है जहां पर बच्चों की संख्या बहुत कम है। वैसे सरकार ने उन जगहों पर नए केंद्र खोलने का भी फैसला किया है जहां आंगनबाड़ी केंद्र की जरूरत है, यानी कि बच्चे ज़्यादा हैं और आंगनबाड़ी कम है। जब बुधवार को समाज कल्याण विभाग ने एक विषय पर समीक्षा बैठक में निर्णय लिया है कि राज्य के वैसे जिलों में 1200 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे जहां अभी केंद्रों की संख्या कम है। वहीं वर्तमान में राज्य में 1,10,000 केंद्रों का संचालन हो रहा है जहां बच्चों को पोषाहार सहित अन्य सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है। नए केंद्र संचालन के लिए विभाग ने जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया है। विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार के जिलों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने पर चर्चा हुई है। जब जिलों से विभाग को मिली जानकारी में पाया गया है कि यहां के कई ब्लॉक अब भी ऐसे हैं जहां केंद्र की संख्या कम है। साथ ही शहरी क्षेत्र में केंद्रों की संख्या अधिक होने पर भी यहां बच्चों की संख्या कम है। इस कारण नए केंद्र का संचालन करने से पूर्व में वहां बच्चों का आकलन करने का निर्देश दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास करना है, जिससे वे प्राथमिक स्कूल और बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका द्वारा 3 से 6 साल के बच्चे को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के संयम बना हुआ है। जब बिहार में भी महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान अभी तक नहीं किया जा सका है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन गठबंधन के 2 बड़े दलों जेडीयू और आरजेडी के बीच कुछ सीटों को लेकर के अभी भी पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि 17 सीटों पर जेडीयू और राजद, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर माले अपना उम्मीदवार उतार सकती है। दावा किया जा रहा है कि घटक दलों के बीच इस पर सहमति बन गई है, लेकिन कौन सी सीट किसकी झोली में जाएगी, इस पर घटक दलों के बीच तनातनी बनी हुई है। खास करके जेडीयू और राजद के बीच कम से कम 10 सीटों को लेकर के रस्साकसी जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि तकरार वाली 10 सीटें कौन सी है। आपको बता दूं कि जिन 10 सीटों को लेकर के जेडीयू और राजद के बीच खींचतान है, उनमें नवादा, जहानाबाद, बांका, जमुई, भागलपुर, बक्सर, गोपालगंज, बेगूसराय, सीतामढ़ी और हाजीपुर सीट शामिल है। इनमें से अधिकांश सीटें ऐसी हैं जहां से या तो लोजपा और फिर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हुए हैं, या फिर अगर जेडीयू के मौजूदा सांसद हैं, लेकिन वहां सीट पारंपरिक रूप से राजद का स्ट्रांग होल्ड रहा है। जब वहीं पर सीतामढ़ी, जहानाबाद, गोपालगंज, भागलपुर और बांका ऐसी सीटें हैं जहां पर मौजूदा समय में जेडीयू के सांसद जीते हुए हैं, लेकिन पहले से ही ये सीटें राजद का मजबूत गढ़ रहा है। जब बोलता नहीं कीला गढ़, वही गढ़ रहा है। यानी कि इन सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच तानातनी बनी हुई है। यानी कि इन सीटों पर ये रस्साकसी कर रहे हैं कि ये सीट हम लेंगे तो ये सीट हम लेंगे, लेकिन किसके झोली में जाता है ये भी देखने वाली बात है। इसी पर विचार विमर्श चल रहा है। हो सकता है कि इन सीटों को लेकर के गठबंधन में कुछ दरार भी आ जाए। हालांकि कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये देखने वाली बात है और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर इन सीटों पर बात नहीं बनती है तो जरूर दोनों गठबंधन के बीच दरार पैदा हो सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। हालांकि किसी भी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। इसे लेकर के जम करके बयानबाजी हो रही है। इसी कड़ी में बुधवार को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इन नेताओं के बीच इंडिया गठबंधन की मजबूती और फिर लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के तालमेल पर बातचीत हुई है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस के दोनों नेताओं ने मीडिया से दूरी बनाई और फिर बिना किसी प्रतिक्रिया दिए ही निकल गए।
इससे पहले मंगलवार को बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने सीट शेयरिंग को लेकर के पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि आरजेडी के साथ कांग्रेस और वामपंथी के साथ समझौता था जब वह पहले से साथ है। मीडिया के साथ बातचीत करने के दौरान कहा था कि लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी राज्य की 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जहां उस वक्त गठबंधन में जेडीयू शामिल नहीं हुई थी। इस बार 1-2 सीटों कम से कम हो सकती है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि कांग्रेस इस बार 7 से 8 सीटों से कम नहीं मान सकता। वहीं पर जेडीयू की राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर के राजद के साथ बिहार में समस्या नहीं है। जहां लालू प्रसाद यादव और फिर हमारे बीच संपूर्ण सहमति है। जहां कांग्रेस और फिर वाम दलों को आरजेडी के साथ तालमेल करना है। जहां हमारे 16 सांसद तो है ही है, जिस पर किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। जहां उम्मीद है कि सीट बंटवारे का मामला बहुत जल्द हो जाएगा। दोस्तों, नीतीश सरकार से बीजेपी ने यह सवाल किया है कि लघु उद्यमी योजना में जातीय सर्वे के आंकड़े में अनदेखी क्यों की गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिन 82 लाख से अधिक परिवारों की आय 6,000 से 10,000 रुपए मासिक है, उन्हें क्या सरकार अमीर मानती है। इनमें 32 लाख से ज्यादा परिवार तो केवल अति पिछड़ा वर्ग के हैं। जब सरकार बताए कि इन लाखों परिवारों को बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2-2 लाख रुपए देने के लाभ से वंचित क्यों रखा गया। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अति पिछड़ा SC/ST के आंकड़े को आधार बना करके उनके विकास के लिए अलग अलग योजना क्यों नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि सर्वे के अनुसार 10 से 20,000 मासिक आय वाले जो कि 50 लाख से ज्यादा परिवार हैं, उनके विकास के लिए क्या योजना है। दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों का असर अब बिहार में दिखाई देने लगा है। जी हाँ, बिहार में गरीबों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, यानी कि कम हो रही है। बहुआयामी गरीबी यानी कि MPI में सुधार का श्रेय मुख्य रूप से पोषण, स्कूली शिक्षा, स्वच्छता, शुद्ध जल, बिजली, बैंकिंग सर्विस और फिर खाना पकाने के ईंधन में प्रगति को दिया जा सकता है। बिहार में भी मुख्य रूप से स्वच्छता, बिजली, बैंकिंग, शुद्ध पीने का पानी लोगों के घरों तक पहुंचना और फिर उज्ज्वला योजना जिसके जरिए स्वच्छ ईंधन तक पहुंच जैसी योजनाओं ने सुधारों में योगदान दिया है। राज्य सरकार की पहल पर हर घर नल जल योजना के जरिए तकरीबन राज्य के यानी कि बिहार के हर घर तक शुद्ध जल पहुंच गया है। वहीं हर घर तक बिजली की उपलब्धता और फिर जनधन खाते के माध्यम से वित्त के औपचारिक स्रोतों तक पहुंचने से भी सूचकांक के समग्र सुधार में योगदान दिया है। जब बहुआयामी गरीबी सूचकांक के विभिन्न संकेतकों द्वारा परिभाषित गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। जब बहुआयामी गरीबी के दायरे से बिहार के लोग तेजी से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि गरीबी रेखा से बाहर निकलने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। साल 2013-14 में राज्य की 56.34% आबादी बहुआयामी गरीबी के पैमाने पर गरीब थे, जबकि साल 2022-23 तक आते आते राज्य में गरीबों का प्रतिशत कम होकर के 26.59% रह गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार इस अवधि में बिहार में 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जहां साल 2022-23 में यदि राज्य की आबादी 14 करोड़ मान ली जाए तो फिर राज्य में यानी कि बिहार में गरीबों की संख्या में करीब 3 करोड़ 72 लाख रह गई है। आयोग के अनुसार राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी 12 सतत विकास लक्ष्यों के संबंधित संकेतों के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृत्व, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल है। इन पैमाने पर बिहार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। दोस्तों, बिहार में गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तो फिर वहीं सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। सीट शेयरिंग पर लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी के संबंध में जब लालू प्रसाद यादव से पूछा गया तो वह इस प्रश्न को ही टालते नजर आए। दरअसल लालू प्रसाद यादव को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है, जब वो किसी भी सवाल का अपने अंदाज में जवाब देते हैं। ऐसा कम ही हुआ है कि वह किसी भी सवाल पर लालू प्रसाद यादव चुप रह गए हो या फिर टाल दिया गया हो। खास करके जब सवाल सहयोगियों और फिर खास करके सीएम नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ हो तो ये बनता है। हालांकि मकर संक्रांति के मौके पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए थे। जेडीयू के कई नेता और इंडिया गठबंधन के कई नेता सीट शेयरिंग न होने पर नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव का साफ कहना है कि इतनी जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होती है।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव में केंद्र की बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बनी इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा, इसे लेकर के जमकर के सियासत हो रही है। इस बीच रालोसप प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के स्थिति गड़बड़ है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे में देरी हो रही है, तो फिर वही लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा। इसका मतलब साफ है कि उनके गठबंधन की स्थिति स्पष्ट है। लालू प्रसाद ने कहा कि भीतर से सब कुछ ठीक तय हो गया है, तो फिर बातें बाहर क्यों आ रही है। कुशवाहा ने यह भी दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच दूरियां अब दिखने लगी है। जब बुधवार को लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान के आवास पर दही चूरा भोज में शामिल होने के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान ये बातें कही है। जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार को तो अब तिलक लगाने वाली बात भूल जानी चाहिए। अब कितना दिन उन्हें तिलक लगाना लगता रहेगा। जब बिहार में बहुत सारे लोग हैं, अब उनको तिलक लगना चाहिए। दरअसल बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार मकर संक्रांति पर लालू प्रसाद यादव आवास में दही चूरा दही भोज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, तो वहां लालू यादव उन्हें तिलक नहीं लगाया। इसी पर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा होना है। एक तरफ जहां राम मंदिर की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर को लेकर के राजनीति भी खूब हो रही है। जब बुधवार को राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राम मंदिर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनसे जब पूछा गया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगे, तो उन्होंने साफ कह दिया है कि वो नहीं, हम नहीं जाएंगे। ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। वहीं लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है बिहार में। लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उनको राम मंदिर में कौन बुला रहा है। राम मंदिर में लालू प्रसाद यादव की जगह तो मंदिर में नहीं है, उनकी जगह तो जेल में है। लालू प्रसाद यादव अपराध को बढ़ावा देते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं। उनका भगवान के दरबार में क्या काम है, वो तो जेल में उनको जाना चाहिए। लालू प्रसाद यादव लोजपा रामविलास चिराग पासवान के दही चूरा कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि तो उनको बुला भी कौन रहा है मंदिर में, लालू यादव का जगह तो जेल में है। लालू यादव का मतलब क्या है, भ्रष्टाचार के प्रतीक, दहशत के प्रतीक, गुंडों के प्रतीक। जो आदमी गुंडों को संरक्षण देता हो, उनका भगवान राम के दरबार में क्या काम। ये अपराधिक किस्म के नेता है जिनको कांग्रेस ने समाप्त कर दिया और फिर जदयू ने जेल में बंद कराया। दोस्तों, अब खेती का जमाना बदल गया है। जी हां, अगर आप खेती करते हैं तो अब आपको पारंपरिक खेती से हटना होगा, यानी कि धान गेहूं चावल खेती से हटना होगा। अब आपको फूलों की खेती करना है, क्योंकि फूलों की खेती में मोटा मुनाफा है। यहाँ तक नहीं, राज्य सरकार भी इसके लिए आपको पैसे देती है फूल खेती करने के लिए। वो भी कम पैसे नहीं, बल्कि 70% सब्सिडी देती है। यानी कि खेती में अगर 10,000 रुपये खर्च आते हैं, तो उसमें आपको 7,000 रुपये सरकार ही देगी, बिहार सरकार। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, हम आपको बता दें कि फूल की खेती पर बिहार सरकार 70% सब्सिडी देगी। जो किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए बिहार सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत गेंदा फूल की खेती करने के लिए राज्य के किसानों को, यानी कि बिहार के किसानों को 70% तक की सब्सिडी बिहार सरकार तरफ से उपलब्ध कराती है। सब्सिडी। इस बात की जानकारी बिहार कृषि विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत गेंदा फूल की खेती, मेरीगोल्ड फ्लावर कल्टिवेट करने के लिए किसानों को इकाई लागत 40,000 रुपये मिल रहा है, जिसका प्रतिशत के अनुपात अगर बात किया जाए तो 70% का अनुदान मिल रहा है। जी, आपको बता दें कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये देश में बागवानी क्षेत्र में व्यापक विकास हो सके और फिर बागवानी उत्पादन में भी वृद्धि हो सके। इसके अलावा पोषण सुरक्षा में भी सुधार किया जा सके। ऐसे में सरकार की इस योजना के तहत मिलने वाली राष्ट्रीय गेंदा फूल की पर सब्सिडी आपको बताया गया कि 70% मिलती है। आप इस 70% सब्सिडी लेकर के गेंदा फूल की खेती कर सकते हैं, वो भी बिहार के रहने वाले। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और मुझे उम्मीद है कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप तो बिहार के ही रहने वाले होंगे, क्योंकि बिहार के लिए ही, बिहार वासियों के लिए ही ये चैनल है। दोस्तों, बिहार में इंडिया गठबंधन में आ रही दरारों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गठबंधन पर एक बार फिर से जोरदार कटाक्ष करते हुए उन्हें मेंढकों का समूह बताया है इंडिया गठबंधन में के लोगों को। जब वही अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को लेकर के उन्होंने कहा है कि हम लोग एनडीए के पार्टनर है और हम लोग
सशक्त हैं। ये इंडिया गठबंधन को लेकर के उन्होंने घमंडिया गठबंधन बताया और कहा कि इंडिया गठबंधन और बैंग यानी कि मेंढक एक जाति की है। जीतन राम मांझी ने बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश आज आगे बढ़ रहा है, चाहे विज्ञान की बात हो या फिर G20 की आर्थिक दृष्टिकोण से, जब भी सब सही कुछ है। नरेंद्र मोदी जी के हाथों में हर तरह से हिंदुस्तान सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि इंडिया में प्रधानमंत्री का चेहरा अनेक लोग बने हुए हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में एक ही चेहरा, चमचमाता हुआ चेहरा नरेंद्र मोदी का है। जब नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि हम लोग सभी पार्टनर चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही देश के नेतृत्व करें। उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका कोई हिसाब नहीं है, आपस में ही रूठना फूलना ये होता रहता है उनके अंदर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें तो प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया, बाद में इंडिया का संयोजक बनाने की बात की गई तो फिर वे रूठ गए। इससे साफ जाहिर है कि इंडिया गठबंधन आपस में टूट गया है। आजकल या फिर 2-4 दिनों में ही इन लोगों का कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि हम लोगों के गांव में कहावत है कि भोज आने पर कुम्हरा रोपता है। जब वैसे ही स्थिति नीतीश कुमार और इंडिया की है। एनडीए में सीटों के बंटवारे के सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम एनडीए के पार्टनर हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई भी ईट फूट टूट कुछ भी नहीं है। दोस्तों, बिहार में ठंड का कहर जारी है लगातार। जी हाँ, पिछले साल गर्मियों में हीट वेव का डंस झेल चुका बिहार अब इस साल सर्दियों में कोल्ड वेव का डंस झेल रहा है। जी हाँ, जमा देने वाली इस ठंड में दिन में पारे को सतह पर ला देने वाले कोहरे का दौर पिछले 6 दिनों से लगातार यूं ही जारी है। जब फिलहाल शीतलहर का दौर अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है, जहां इसके आगे भी जारी रहने का पूर्वानुमान है। कोहरे की वजह से राज्य में यानी कि बिहार में शायद ही कोई ऐसा जिला हो जो अब तक कोल्ड डे की स्थिति में ना पहुंचा हो। जब कोल्ड वेव जैसी परिस्थितियों के बने रहने की वजह नहीं छटने वाला कोहरा है। इसकी वजह मजबूत परत सतह से 1 से 2 किलोमीटर ऊपर छाई हुई है। जब कोहरे में धूल के कण भी शामिल है या समाहित है, इसकी वजह से धूप धरातल पर नहीं आ पा रही है। लिहाजा पारा सामान्य से काफ़ी नीचे चले जाने से कोल्ड डे की स्थिति राज्य के यानी कि बिहार के अधिकांश क्षेत्र में बनी रही है। जैसे सामान्य तौर पर दिसंबर से जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से शीतलहर बारिश हो जाती थी या इसकी वजह से आसमान साफ हो जाता था। इस बार ऐसा नहीं देखा जा रहा है। जब राज्य में साल 2018 के बाद लगातार कोल्ड की स्थिति बन रही है। मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में यानी कि बिहार में 26 जनवरी के आसपास एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। इसकी वजह से बिहार में 26 या फिर 27 जनवरी को बारिश हो सकती है। इससे ठंड बढ़ेगी। इधर IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 जनवरी तक ठंड पड़ते रहने की आशंका है। राज्य के उत्तरी बिहार में कुछ स्थानों पर घना कोहरा और फिर दक्षिण बिहार में अगले 3 से 4 दिनों तक मध्यम से घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।